राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में कौन सी सीट पर बगावत और नाराजगी समीकरण बदल सकती है? नामांकन के बाद तस्वीर खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी ने शुरुआती तौर पर सलुम्बर, झुंझुनू और रामगढ़ सीटों पर टिकट कटने से नाराज नेताओं को मना लिया है, तो खिमसर सीट पर भी समीकरण बिगाड़ने वाले नेताओं को अपने खेमे में ले लिया है। हालांकि कुछ जगहों पर नेताओं की साइलेंट नाराजगी भी लगातार बरकरार है और कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी इसी तरीके की बातें जारी हैं। तो आज उसी को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। तो हमारा आज का जो विषय है वो है उपचुनाव में नेताओं की नाराजगी बदलेगी समीकरण। तो बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ सुमित श्रीमल जुड़े हैं। सुमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता के रूप में मीनाक्षी जैदी हमारे साथ जुड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी जी आपका। तो चलिए ओपनिंग नोट से शुरुआत कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे सुमित जी इस विषय को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही रूप से राजस्थान में जो 7 हमारे उपचुनाव होने वाले हैं, 7 सीटों पर जी हमारी जो पूर्व की तैयार बिल्कुल जो हमारी तैयारियां हैं, पिछले 10 महीने का जो हमारा फीडबैक है, जो हमने कार्य करके दिए हैं जनता के हित के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देखिए, आप पिछले जो 3-4 महीने का जो कार्यकाल निकला है, उसमें जो देश के हित के लिए तमाम बड़े मुद्दे, और मैं समझता हूं कि ये उपचुनाव में एक लोकल मुद्दे भी हावी होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर भी व्यक्ति विचार तो करता ही है। और वास्तव में जो एक, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात करें, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, उसको लेकर के भी हम बात करें, विकास को लेकर के बात करें। और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी, आप देखिए हमेशा उनकी, भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा हमेशा रहेगी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हमारी विचारधारा के साथ में सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे, चाहे वो गरीबों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, राज्य के और देश के तमाम नागरिकों के लिए। हमारा उद्देश्य हमेशा इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। और अभी निश्चित रूप से इसका परिणाम भी हमको सुखद मिला। हरियाणा में देखा आपने कि लगातार तीसरी बार, जहां पर कहीं ना कहीं जब एक बार सरकार बन जाती है तो जनता में कहीं ना कहीं इनकम्बेंसी की, एंटी इनकम्बेंसी की प्रवृत्ति आ जाती है कि और अच्छा कुछ हो सकता है बदलने पर। लेकिन जी भारतीय जनता पार्टी लगातार बहुत ही अच्छा राष्ट्र के हित के लिए, राज्यों के हित के लिए, जनता के हित के लिए लगातार कार्यरत है। और आज का परिणाम, हरियाणा के जो चुनाव परिणाम हमारे को मिले, उससे हम आश्वस्त भी हैं। और लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ हम हरियाणा के चुनाव में आए। केंद्र जी की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार आए हैं। और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं और मुझे विश्वास है जनता पर। और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है उनके पिछले 10 महीने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के कार्यों पर, क्योंकि पिछले 10 महीने में राजस्थान जी के लिए उन्होंने निस्वार्थ भावना से बिल्कुल विकास के लिए वो कार्य करके दिए हैं, जो जी पिछले बिल्कुल। 5 साल 2018 से 23 में अशोक गहलोत जी ने किए। जी और निश्चित रूप बिल्कुल। से हम जी बिल्कुल, आपको यहाँ और पर मौका दिया जाएगा श्रीमल जी, बिल्कुल और मौका देंगे आपको बोलने का, लेकिन एक बार ओपनिंग नोट के रूप में मीनाक्षी जी को जी भी जी मौका दे देते हैं। क्या कुछ कहेंगे मीनाक्षी जी? जी। आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। वो इतना बोले कि मैं अपने आप को अनम्यूट करना ही भूल गई। ये किसी और को मौका देने की सोचते नहीं है। तो खैर, बहरहाल ये बात कर रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति की या हरियाणा की राजनीति की, तो मैं वहां की बात नहीं करके मैं सिर्फ राजस्थान के उपचुनाव पे कंसंट्रेट करूंगी। जी और जो पिछले 10 महीने में यू टर्न सरकार है, पर्ची सरकार है, वो कैसा परफॉर्मेंस देगी इस उपचुनाव में, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मैं हमारे जो सुमित जी हैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि जब 99 सीटों, यहाँ पे 199 सीटों पे चुनाव हुए थे और एक सीट पे उपचुनाव हुआ था, तो वो भी कांग्रेस ही जीती थी, जबकि इन्होंने अपने जो विधायक कैंडिडेट थे उनको मंत्री पद तक का दर्जा दे दिया था। लेकिन फिर भी जनता ने जो कांग्रेस का चुनाव किया था, तो मैं इनको वापस कांग्रेस और राजस्थान की राजनीति की तरफ इनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि 10 महीने में राजस्थान में जो भी लोक कल्याणकारी कार्य थे, वो सारे कहीं ना कहीं बैकफुट पे जा चुके हैं। और जितने भी भाजपा ने डिसीजन लिए हैं इस 10 महीने में, वो सारे के सारे डिसीजन या तो यू टर्न हो गए हैं या फिर उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। इसलिए जो ये उपचुनाव है, ये उनके लिए भी एक कड़ी परीक्षा होगी और ऑब्वियसली कांग्रेस के लिए भी एक कड़ी परीक्षा होगी। और लेकिन मैं आश्वस्त करती हूँ कि कांग्रेस इस कड़ी परीक्षा के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार है। और हम सातों के सातों
जो उपचुनाव हैं, जो 7 सीटें हैं, उन पे हम बहुत मजबूती से खड़े हैं आज की तारीख में, और जी, बिल्कुल निश्चित रूप से जो परिणाम बड़े है वो सवाल हमारे उठ पक्ष रहे में है। हैं जी, बड़े सवाल उठ रहे हैं। मीनाक्षी जी, लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कह रही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो एक गुटबाजी है और जो उनके समर्थक है, उसका असर कहीं ना कहीं इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसका असर अभी जो टिकट वितरण हुआ उसमें भी देखने को मिला। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब पार्टी टिकट बांटती है तो पार्टी टिकट बांटते हुए बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान रखती है, और वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, हर पार्टी ध्यान रखती है, और वही सब कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते कांग्रेस में इस बार भी उपचुनाव में जो टिकट वितरण है वो किया गया है। और जहां तक आप खेमेबाजी की बात कह रहे हैं, तो अगर ये जो गहलोत गुट और पायलट गुट, जो 2 गुट माने जा रहे हैं आप सबकी तरफ से, या एक जो आम परसेप्शन बन गया है, तो मैं याद दिला दूं कि अगर ये गुट आज हैं या पिछले जब विधानसभा चुनाव 2023 में हुए थे तब थे, या फिर जब 2024 के हमारे लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी अगर थे, तो हमें वो चुनावों के परिणाम नहीं भूलने चाहिए। हम लोकसभा चुनाव में यही इन्हीं सब नेताओं के मार्गदर्शन में हम लोग राजस्थान में 11 सीट लेकर आए हैं। तो इसलिए मैं आश्वस्त करूंगी कि हमारी पार्टी के अंदर कोई भी गुटबाजी नहीं है। अगर कुछ लेकिन है एक तो एक वो सवाल हमारा ये है अंदरूनी मामला है। जी, देखिए, लेकिन एक सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है, पहली चीज। तो अभी दौसा में कुछ समय पूर्व जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपना एक भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली तक ये बात चल रही है, यानी कि जो मैच फिक्स है, इस तरीके का उन्होंने अपने भाषण में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया था कि दिल्ली तक ये बात चल रही है कि मैच फिक्स है, लेकिन इसको गलत साबित करना है। तो कहीं ना कहीं ये किस तरीके की परसेप्शंस को दिखा रहा है? हाँ, देखिए, कई बार कुछ चीजें हो जाती हैं, जब कुछ चीजें ऐसी मंच से कई बार बोल दी जाती हैं, तो उस सब के बीच में तो मैं नहीं जाऊंगी कि हमारे जो माननीय बड़े नेताओं ने अगर कुछ कहा है तो उस पर कमेंट करने के लिए ना तो मैं अपने आप को अधिकृत मानती हूँ, और ना ही मैं उतना अपने आप को उपयुक्त मानती हूँ कि मैं उस पर कमेंट करूं। लेकिन जो भी हमने जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनका जो चुनाव किया है, वो हमने लोकल परिस्थितियों को और वहां के जो भी जो परिस्थितियां थी उनको ध्यान में रखते हुए किया है। और हमारी जो रणनीति हमने बनाई है वो बिल्कुल हम हर बूथ पर जाकर और लोकल लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, और जो हमारी सरकार के कार्यकाल में जो हमने काम किए थे उन सब कामों की याद दिलाकर ही जी, हम हमारे क्या कुछ कहेंगे कैंडिडेट के जी, क्या कुछ कहेंगे श्रीमल? देखिए कि ये बोल रहे हैं कि हम अधिकृत नहीं है, जहां सच्चाई की बात आती है तो ये बोलते हैं हम अधिकृत नहीं है। और बोलने की रही बात, तो जैसा ये बोल रहे हैं 99, 199, तो ये 99 के फेर में ही तो बढ़ रही है कांग्रेस। आप देखिए कि 2018 में ये पूर्ण बहुमत की सत्ता राजस्थान में भी नहीं ला पाए थे, और 99 सीटों के साथ में यहाँ पर बिल्कुल ढेर हो गए थे। आप देखिए कि इस तरीके से जो फिर लोकसभा की बात करें तो वहां भी 99, और 199 सीटों पर जब चुनाव हुआ, ये बोल रहे एक सीट पर हम जीत गए थे, तो भी ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं ला पाए थे। मैं निवेदन कर रहा हूं, जनता सब जानती है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि जहां इनकी बात आ रही कि हम अधिकृत नहीं है बड़े नेताओं की। आप एक बात बताइए, कांग्रेस किसी प्रकार का कोई संगठन है ही नहीं, इनकी कोई विचारधारा है ही नहीं, सिर्फ एकमात्र परिवार के पीछे, गांधी परिवार के पीछे चल रहे हैं। अब लगातार ये इस बात को मन ही मन कोसते भी हैं कांग्रेस के बड़े नेता, लेकिन ये अपनी बात को बाहर बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में रख नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं में भी एक भय बना हुआ है कि उनका जो पद है, वो जो उनकी प्रतिष्ठा बनी हुई है, वो चली नहीं जाए, क्योंकि गांधी परिवार वहां पर लीडरशिप है। और कांग्रेस के पतन का कारण भी यही रही। और पिछले 70 सालों में जो कांग्रेस ने देश पर, जब विकल्प की व्यवस्था नहीं थी, जब इन्होंने राज करा, तो देश को गर्त में ले जाने का कार्य जो कांग्रेस ने किया, वो भी कांग्रेस ने जो किया वो निश्चित रूप से गांधी परिवार की वजह से किया। गुटबाजी को अभी लेकर क्या कुछ कहेंगे सुमित? गुटबाजी बिल्कुल जो मैं वही देखने को कहना मिल चाह रही रहा है हूँ। अभी तक तो केवल ये था, एक सवाल ये था कि अशोक गहलोत गुट है, सचिन पायलट गुट है, लेकिन अब देखिए एक नए तरीके से एक नया गुट को लेकर बात चल रही है कि गोविंद सिंह डोटासरा का एक अब अलग गुट हो गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं वही उसी पे आ रहा हूँ कि गोविंद सिंह डोटासरा जी अपना गमछा घुमाने में लग रहे हैं। अभी दौसा में गए, फिर वापस वही गमछा, क्योंकि ये अनुशासित पार्टी नहीं है कांग्रेस की। इस बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता बात नहीं करेंगे।
क्योंकि मैंने बताया अंदर अंतर मन में कहीं ना कहीं कुंठित हो रहे हैं सभी के मन में एक अलग विचारधारा चल रही है कि क्या हो रहा है। ये प्रदेश अध्यक्ष जो इस तरीके से अनुशासनहीनता, जहां पर जाओ एक बच्चों जैसी हरकत, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जैसा कहीं भी मेल जोल नहीं खाती है। ये कोई अनुशासन वाली पार्टी नहीं है और इसका परिणाम इनको भोगना भी पड़ रहा है। आप देखिए चलिए दौसा में बात जाके करें गमचा जा रहे हैं। बगावत की। जी, बात करें बगावत की तो नरेश मीणा की बगावत काफी ज्यादा देखने को मिल रही है कांग्रेस पार्टी में। बिल्कुल वही उसी पे आ रहा था मैं कि ये दौसा में जाकर के गमछा घुमा रहे हैं, लेकिन अगर देवली उनियारा की बात की जाए तो वहां पर बिल्कुल नरेश मीणा जी जो लगातार बोल रहे हैं, लेकिन नरेश मीणा जी के जो बयान दिए उन्होंने कि पिक्चर का हीरो भी मैं हूं और विलेन भी मैं हूं, ऐसा कभी होता नहीं कि हीरो भी वो हो और विलेन भी वो हो। तो ये कहीं ना कहीं संकीर्ण और कमजोर मानसिकता को प्रदर्शित करती है। इससे निश्चित रूप से भाजपा को फायदा होने वाला है और भाजपा को फायदा होगा तो जनता को भी निश्चित रूप से फायदा होगा, क्योंकि पूर्व में भी ये जनता देखती आई है कि जब जब भाजपा को वोट मिला है, भाजपा सत्ता में आई है, तो विकास की गति दोगुनी हुई है। और ये जो बोल रहे हैं पिछले 10 महीने का रिपोर्ट कार्ड की बात, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में, आप बताइए हमने मैनिफेस्टो में जो कहा था वो निश्चित रूप से उसको पूरा कर रहे हैं। और 2027 हम मानसिकता सिर्फ ये नहीं शॉर्ट टर्म की प्लानिंग नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा विचारधारा रही है कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ में आत्मनिर्भर बनना, अपना स्वाभिमान जगाना, और तो व्यक्ति नरेश में स्वाभिमान तभी चंद्र जगेगा। जी, नरेश मीणा बिल्कुल ने तो ये भी आत्मनिर्भर कहा बने। था, किरोड़ी लाल मीणा जी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन पर तो बड़े उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया था। उस विषय में क्या कहेंगे? हालांकि आप परिचित होंगे उस स्टेटमेंट को लेकर। किरोड़ी लाल बिल्कुल मीणा जी बिल्कुल को मैं लेकर भी आपको उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया था। बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट जो अपनी दिया पार्टी है के मैं बारे इसी में के तो लिए कुछ बिल्कुल बोलना बोलेंगे चाह नहीं रहा ना। हूँ कि ये स्टेटमेंट की बात परिवारवाद है। का आरोप तो दूसरों पे लगाएंगे, और इनके किरोड़ी मीना जी के भाई को दे दिया वो परिवारवाद नहीं है। सलूम्बर से आप उनकी बीवी को दे रहे हैं जिनको कि मंच पे बोलना नहीं आ रहा है, तो वो परिवारवाद नहीं है। जब इनको दूसरों पे उंगली उठाना आता है, इनको इनकी अपनी विचारधारा कोई नहीं है ना, इसलिए ये बात अगर करते हैं कि उंगली कांग्रेस की कोई उठाने की बात विचारधारा होती, नहीं है। यदि अगर किसी और की विचारधारा की बात होती तो राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ में निश्चित रूप से भाजपा की सत्ता नहीं होती बहन जी। दूसरी बात, केंद्र में भी तीसरी बार, हरियाणा में भी तीसरी बार, और लगातार आप देखिए कि 2008 के बाद कांग्रेस कभी भी, राजस्थान की भी बात कर रहा हूं मैं, 2008 के बाद कभी भी पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में सत्ता में नहीं आ सकी। और आप फूट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी एंकर महोदया ने बिल्कुल सही कहा कि पहले तो सिर्फ 2 ही गुट थे, अब तीसरा गुट आ गया। और झुंझुनू सीट की बात करें आप, बिल्कुल जैसा वो दौसा में गमछा घुमा रहे थे, उनको केवली उनियारा की चिंता नहीं हुई, लेकिन मैं निश्चित समझता हूं कि मुझे अपने स्वयं के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल आप देखिए झुंझुनू में वही नेता जो आपके खिलाफ बागी बन के खड़े हैं, जो लाल डायरी लेकर के आपको विधानसभा 2023 में लगातार डरा रहे थे। याद है ना वो लाल डायरी? अगर ये भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार नहीं करती तो निश्चित रूप से लाल डायरी से करने का कोई किसी प्रकार का सबब नहीं होता। लेकिन आज वही नेता आपके खिलाफ खड़े हैं और निश्चित रूप से वो भारतीय जनता का फायदा करेंगे। वो जनता का बिल्कुल फायदा होगा इनडायरेक्टली, लेकिन हम भी यही चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी, जनता भी चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एकता में शक्ति होती है। वो कहते हैं ना, मैं एक बात कहना चाहूंगा बहन जी, त्रेता या मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृतो युगे, द्वापर युद्ध शक्तिश्च संघ शक्ति कलयुगे। इस कलयुग में संघ शक्ति सबसे प्रबल है और इस बात को भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जानती है और इसी का फायदा हमको पूर्व में मिला है। और हमारा फायदा मतलब जनता का फायदा, यहाँ पर पद प्रतिष्ठा की लालसा की किसी प्रकार की बात नहीं होती है, यहाँ पर किसी प्रकार का परिवारवाद नहीं है। यहाँ का उदाहरण आप देखेंगे तो आप निश्चित रूप से लेकिन वाला भी शंकर लाल प्रधानमंत्री शर्मा की सत्ता में। बात की जाए श्रीमल जी, तो नाराज तो वो भी नजर आ रहे हैं। शंकर लाल शर्मा के जो समर्थक हैं, हालांकि शंकर लाल शर्मा ने खुलकर कोई बात नहीं कही है, लेकिन एक टीस जो है वो कहीं ना कहीं तो मन में चुभ रही है। उसका असर चुनावी परिणामों में देखने को मिलेगा। उस बिल्कुल बारे में भी क्या इसलिए नहीं कहेंगे? मिलेगा। बिल्कुल इनको मैं हाँ। बहन जी, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है, बिल्कुल। बिल्कुल शंकर लाल शर्मा जी की अगर आप बात करें तो मैं इंटरनली बिल्कुल हमारे मदन राठौड़ जी ने संगठन के नेतृत्व राजस्थान का वो कर रहे हैं और वो एक ऐसे अनुशासित व्यक्ति और एक सामान्य परिवार से उठने वाले व्यक्ति आए हैं। निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी वैसी कोई छिछोरी हरकतें नहीं कर रहे। दूसरी बात आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के संगठन में किसी प्रकार की फूट नहीं है। जहां पर भी, हाँ बिल्कुल, जैसा आपने बोला कि हर व्यक्ति की एक मानसिकता होती है, एक महत्वाकांक्षा होती है कि मुझे भी टिकट चाहिए, क्योंकि जनता की सेवा करने के लिए हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है और होनी भी चाहिए। इसमें चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इसमें किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। लेकिन आपने देखा
कि जिन लोगों ने बगावत करने के लिए बिल्कुल टिकट मांगा या बगावत करी तो उनको सबको मैनेज कर लिया गया, और आज किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई जी, फूट नहीं अगला है, सवाल किसी मेरा प्रकार। मीनाक्षी आपसे है कि फिलहाल अगर 84 सीट को लेके बात की जाए तो 84 सीट पर जो कांग्रेस गुट के जो लोग हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो खासा नाराज नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगी, किस तरीके से देखती हैं? सुशील कटारा का टिकट काट दिया, महेश रोत को टिकट दिया। अब देखिए, पार्टी के अपने कुछ बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिनके आधार पर टिकट का वितरण किया जाता है। अगर सुशील कटारा जिस चीज से नाराज हैं तो हमारा पार्टी नेतृत्व उनसे बात कर रहा है और जल्दी ही उनको इस बारे में आश्वस्त कर लिया जाएगा। जब एक परिवार होता है तो परिवार में कई बार मनमुटाव होते हैं, तो वो मनमुटाव बातचीत से सुलझा लिए जाते हैं और वो यहाँ पे भी सुलझा लिए जाएंगे। लेकिन अभी सुलझाने की बात रही तो उस पर अभी तक कुछ स्पष्टीकरण भी नहीं आया। दूसरा, यदि बात करें झुंझुनू की तो राजेंद्र गुड़ा खासा नाराज नजर आ रहे हैं। अब राजेंद्र गुड़ा जी का तो अपना एक अलग इतिहास रहा है, उसके बारे में तो क्या ही टिप्पणी की जाए, सब लोग जानते ही हैं। लेकिन अब झुंझुनू सीट पे हम लोग काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं। जी, कुछ कह रहे हैं श्रीमल जी आप? बिल्कुल, नेता तो कांग्रेस के राजेंद्र गुड़ा जी, अब उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? मैं बोल रहा हूं कि जहां पर बात कांग्रेस की बिल्कुल नेगेटिविटी की किसी प्रकार की बात आती है तो तुरंत बोलते हैं हम इस पे बयान नहीं देंगे। अभी आपने अशोक गहलोत जी के लिए पूछा तो बोले इस बारे में मैं लाइबल नहीं हूं, मैं नहीं बोल सकती। तो मेरा निवेदन यह है कि गलती को स्वीकार करिए, क्योंकि गलती को व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा तो सुधार कैसे करेगा? श्रीमाल जी, जहां पे गलती होगी मैं गलती मानने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करती हूँ। मेरी इस मामले में कोई भी ईगो नहीं है। जब स्वीकार करेगा। अगर मैं कोई चीज को स्वीकार ही नहीं करूंगा तो बताइए उसको सुधार कैसे करूंगा? मैं गलती स्वीकार करूंगा, उसके बाद सुधार करूंगा। आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर कोई गलती होगी तभी तो मानी जाएगी। आपके कहने से मैं गलती मान लूं ऐसा तो नहीं होगा ना। गलती मुझे लगनी भी चाहिए ना। लेकिन चलिए, आपने अपना कहा कि नजरिया राजेंद्र हो गुड़ा सकता है। का एक अपना ही इतिहास रहा, तो मतलब क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी खुद के नेता को लेकर जो है सवाल का जवाब नहीं देना चाह रही है? अगर वो मान रही है कि राजेंद्र गुड़ा का अपना एक इतिहास रहा है तो वो दो चीजें, उसके दो फैक्टर हैं, या तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। अगर नेगेटिव है तो फिर वो पार्टी में क्यों है, पार्टी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अब पार्टी ने तो टिकट नहीं दिया है ना राजेंद्र गुड़ा जी को। राजेंद्र गुड़ा जी बगावत तो देखने को मिल रही है मीनाक्षी जी। क्या कह रहे हैं? लेकिन नाराजगी तो देखने को मिल रही है। हाँ, नाराजगी है तो वो अभी पार्टी में है नहीं, वो तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसको तो कोई उसको कैसे वो जो आगे इसका असर जो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा, उसको कैसे कंट्रोल करेगी कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल, उसके लिए हमारी रणनीति बन रही है और हमारे वहां पे जो भी चुनाव के जो भी पर्यवेक्षक हैं या उप पर्यवेक्षक हैं, वो सब लोग वहां पे काम कर रहे हैं। जो हमारे प्रभारी अधिकारी हैं वहां पे काम कर रहे हैं और वो जो भी हमारी रणनीति है, बूथ लेवल पे जाके मिलना है, जो डिसग्रंटेड लीडर्स हैं उनसे बात करनी है, वो बात हमारी बिल्कुल चल रही है। उसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं बख्शी जा रही। हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व है वो शीर्ष नेतृत्व लगातार इस सब चीज को मॉनिटरिंग करते हुए और बिल्कुल नीचे तक की रिपोर्ट उनके पास जा रही है। और इसमें जो भी हमारी पार्टी की अंदरूनी रणनीति होगी तो वो सारी रणनीति यहाँ पे डिस्क्लोज की जाए ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन अशफाक हुसैन को लेकर क्या कुछ कहेंगी? अब अशफाक हुसैन साहब भी अगर लोकतंत्र में उन्होंने अपना एक अलग कोई चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया तो उससे भी किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन वो पार्टी अब उसके लिए क्या रणनीति बनाती है वो हम अपने लेवल पर बिल्कुल अंदरूनी रणनीति के तौर पे उसको देख रहे हैं। श्रीमल जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हर चीज से बिल्कुल अपने यू टर्न, तो अभी ये बोल रहे थे कि यू टर्न की बात कर रहे थे। यू टर्न तो ये सामने भी प्रत्यक्ष रूप से बहन जी लिए जा रहे हैं। दूसरी बात, मैं इनसे एक निवेदन करूंगा कि लिया मैंने श्रीमाल जी, आप बताइए। जी बिल्कुल बहन जी, आप बिल्कुल अपनी जगह सही हो, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता अपने आप में एक तरीके से बिल्कुल एक फंसे जाते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी बन रही है। देखो, जो व्यक्ति अगर विकास करेगी, पार्टी विकास करेगी तो निश्चित रूप से प्रवक्ता का भी आत्मविश्वास प्रबल होगा। लेकिन जहां पर पार्टी में परिवारवाद होगा तो प्रवक्ता का आत्मविश्वास स्वतः ही डगमगाएगा। आप देखिए, गठबंधन की बात करें, आपने लोकसभा में गठबंधन किया, फिर भी 99 में रुक गए आप, और फिर खुशी इस प्रकार से मना रहे थे 100 में से 10 नंबर ला करके। भाला कितनी खुशी की, पिछली बार 5 नंबर से फैल हुआ था, इस बार 10 नंबर से फैल हो गया। अब आप बताइए, हनुमान बेनीवाल जी ने भी एक बयान दिया है कि बिल्कुल गोविंद सिंह डोटासरा जी ने इनके गठबंधन को रोका।
आप देखिए, बिल्कुल एंकर महोदय ने बिल्कुल अभी सही कहा कि राजस्थान में एकजुटता नहीं है। कांग्रेस 3 टुकड़े हो चुके हैं। पहले तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी ही थे, अब तीसरा गुट बिल्कुल गोविंद सिंह डोटासरा का भी बन चुका है। और इस बात को अशोक गहलोत जी भी स्वीकार कर रहे हैं, तो आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? आप स्वीकार करिए इस बात को, और स्वीकार करना पड़ेगा। आप देखिए कि नहीं एक तरफ नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा जी आपके पहरा कहने डाल रहे से हैं, सत्य, चाहे आपके 2 पार्टी बार झूठ जीते, बोलने चाहे से पार्टी झूठ नहीं सच जीते, थोड़ी ना हो जाएगा। लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत अपने हितों के लिए और अपनी, वो कहते हैं ना, एक खुद की सिर्फ एक मानसिकता और उससे मतलब है। आप देखिए गोविंद सिंह डोटासरा जी लगातार हनुमान बेनीवाल जी के स्वयं के बिल्कुल ये बयान है कि हनुमान बेनीवाल की आपके गोविंद सिंह डोटासरा की वजह से ही मात्र यहां पर गठबंधन नहीं हुआ। तो ये क्या गठबंधन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए है? मैं समझता हूं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए नहीं है, ये विकास को रोकने के लिए है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व विख्यात नेता, पूरे विश्व में भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है, उनको रोकने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं ये देवी कार्य, बिल्कुल देवी कार्य होता है। हम जो कार्य करते हैं राष्ट्र के लिए, हम सिर्फ एक परिवारवाद नहीं। आप कह रहे थे आपका आलाकमान और आपके शीर्ष नेतृत्व राजस्थान में हो चाहे देश में, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है कौन? अब राजस्थान की बात करें लेकिन तो एक बताइए, सवाल आपके ये प्रदेश उठ रहा है अध्यक्ष जी श्रीमल, एक डोटासरा सवाल जी। ये उठ रहा है, एक सवाल ये उठ रहा है कि अगर बात करें दिवंगत अमृतलाल मीणा जी की जो धर्मपत्नी है मीनाक्षी जी, कह रही हैं उन्हें बोलना नहीं आता है और उन्हें चुनाव लड़वा रही है बीजेपी पार्टी, सिंपैथी कार्ड खेलना चाह रही है, इस बेसिस पे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। हर चीज के कई पहलू होते हैं बहन जी, बिल्कुल निश्चित रूप से। जब उनकी बिल्कुल अभी देहांत हो गया, तो निश्चित रूप से उनके परिवार में मिलना था वो टिकट। और निश्चित ही अगर कार्यकाल जब 5 साल पूरा निकल जाता है, अगर उसके बाद किसी दूसरी परिस्थिति वजह से उनकी पत्नी को दिया जाता, तो सोचिए, बिल्कुल ये वाला विचारधारा ठीक थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का परिवारवाद नहीं है। आप देखिए लगातार इसका हाँ, उदाहरण मतलब कि परिवारवाद यहाँ तो पर किरोड़ी वो लाल अगर मीणा जी परिवार के में टिकट राजस्थान पे किसी भी में टिकट आए बनता तो है। वो जब परिवारवाद नहीं है। राजस्थान में जब मुख्यमंत्री बदलने की बात आई थी, तो आप देखिए, आप 99 में नहीं, कुछ 2-4 सीट और प्लस लेकर के आ सकते थे। लेकिन अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट की लड़ाई की वजह से ही, कि उस व्यक्ति को झूठ बोला गया, सचिन पायलट को झूठ बोला गया कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और मुख्यमंत्री जब नहीं बनाया गया तो 99 सीटें ही स्वीकार करी। लेकिन यहां पर दूसरा मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करा कांग्रेस ने, क्योंकि, और आप जो शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहे हो, मैं आप बताता हूं कांग्रेस का परिवारवाद की शीर्ष बात कर नेतृत्व, रहे हैं तो बिल्कुल दौसा में फिर गांधी क्या परिवार रहा शीर्ष सुमित नेतृत्व जी? है इनका। अगर आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो फिर दौसा में तो फिर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जगमोहन मीणा को टिकट दिलाने के लिए लगातार बीजेपी पे सवाल उठ रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी ही जगमोहन मीणा को टिकट दिलाने के लिए थी। हाँ, तो बिल्कुल। ये इनके आदरणीय अपने महोदया, घर में परिवारवाद नहीं मैं है। वही तो उसी पे आता हूँ। आप देखिए, जगमोहन मीणा जी 2013 में वीआरएस लेकर के नौकरी छोड़ के राजनीतिक क्षेत्र में और जनता की सेवा के लिए आ गए थे। अगर परिवारवाद होता ना, तो निश्चित रूप से 2013, 2018 और 2023 चुनाव निकल गए। 3 चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला। अगर परिवारवाद होता तो लोकसभा निकल गए 3, 6 चुनावों में किसी प्रकार का उनको टिकट नहीं मिला। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। लेकिन परिवारवाद लगातार अगर है आरोप लग रहे हैं कि तो शंकरलाल जनता शर्मा भी जो है जानती है कांग्रेसी जमीनी परिवारवाद। कार्यकर्ता थे, काम उन्होंने भी किया, पार्टी में लंबे समय से जुड़े हैं, लेकिन उनको मौका मिलना चाहिए था, उनको मौका नहीं दिया गया। कि मौका तो बिल्कुल जिसको सभी को मिलना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से समीकरण, जातीय समीकरण, और निश्चित ही कार्यकर्ता के संगठन के प्रति उसकी निष्ठा। और मैंने आपको मतलब बताया, अगर मतलब कहीं बीजेपी जातीय समीकरण के आधार पर टिकट बांट रही है, जाति जातिगत समीकरण आधार पर ऐसा है टिकटें नहीं, बांटी गई हैं। लेकिन बिल्कुल मैं वही निबंधन कर रहा हूं। सारे समीकरणों को देखते हुए जिताऊ चेहरा, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि जिताऊ चेहरा सबसे प्राथमिकता पहली, दूसरी बात संगठन के प्रति निष्ठा, तीसरी बात यदि अगर दूसरा कार्यकर्ता अगर इसके लिए लायबल होते, कोई ना कोई कार्यकर्ता जो भी आप बोल रहे हैं अगर लायबल होते, तो निश्चित रूप से वो बगावत करते। लेकिन फिर दोबारा हमारा एक उदाहरण दोबारा ये बताता है, राजस्थान में 7 सीटों पर कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, एकता इसके अंदर बिल्कुल निश्चित रूप से है। आप देखिए यहाँ पर सभी प्रकार से एकजुट हैं। मदन राठौड़ जी के बिल्कुल अंतर्गत जो सभी कार्यकर्ता हैं एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं, और 7 सीटें इस विकास को लेकर भजन लाल जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बही है, उसको लेकर के हम 7 सीटें क्या निश्चित कुछ रूप से कहेंगे जीतेंगे। मीनाक्षी जी? बिल्कुल, देखिए इनकी जो भी बातें हैं, ये दूसरों पे उंगली उठाना इनको आता है। ये अपने यहाँ पे जो परिवारवाद के नाम
पे टिकट बांटी जाती है उसको ये स्वीकार नहीं करेंगे। और ये जो जिस विकास की बात कह रहे हैं वो विकास कैसा हो रहा है, पिछले 3 महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन तक रुकी हुई है, और चिरंजीवी योजना जो हमारे टाइम में इतनी अच्छी चल रही थी, लोगों को फ्री इलाज का फायदा मिल रहा था, वो रुकी हुई है। और ऐसी ना जाने कितनी कल्याणकारी योजनाएं या तो रोक दी या इन्होंने नाम बदल दिया, जो कि इनको सिर्फ एक यही काम आता है। तो वो देखते हैं आने वाले टाइम में, जो बिल्कुल कोई बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है उपचुनाव के अंदर, तो उपचुनाव में जो यहाँ की जनता है वो दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने कर देगी। और ये भी देख लेंगे कि कैसे विकास इनके पीरियड में हुआ है, जो 10 महीने की ये दुहाई दे रहे हैं, और उस पीरियड में क्या विकास हुआ है, और उस विकास। लेकिन बात है नाराजगी को देखते हुए चुनावी समीकरण जो बन रहे हैं उसको लेकर। तो एक सवाल ये भी है कि यदि बात करूं रघुवीर मीणा की, तो रघुवीर मीणा काफी ज्यादा खासा नाराज नजर आ रहे हैं अपनी ही पार्टी से, क्योंकि रेशमा मीणा को टिकट मिला, इवन उनका नामांकन जो सभा हुई वहां पे भी नहीं पहुंचे, और उनके समर्थकों ने भी जो है अपना समर्थन नहीं दिया। कैसे मनाएगी कांग्रेस? बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए। हाँ नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से जब ऐसा कोई डिस्क्रेडिटेड लीडर होता है हमारी पार्टी के अंदर तो वो एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन उस चुनौती से निपटने के लिए जो भी आवश्यक रणनीति है वो बनाई जाएगी और बनाई जा रही है। और उनसे बात, हमारा जो भी नेतृत्व है, जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, वो लोग लगातार उनके तो संपर्क में रघुवीर हैं। मीणा और मतलब इतने ज्यादा कैपेबल नहीं थे, या फिर ये कहें कि रघुवीर मीणा को कांग्रेस ने चुनना सही क्यों नहीं समझा? अब वो देखिए, उसके बारे में तो अब जो भी स्क्रीनिंग कमेटी ने जो डिसीजन लिया है तो वो किसी न किन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर लिया होगा। कई बार ये भी हो सकता है कि हम चाह रहे थे कि हमें जो महिला नेतृत्व है उसको आगे लेके आना है, इसलिए हमने 7 में से 2 महिलाओं को इस बार टिकट दिया है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो स्क्रीनिंग कमेटी और जो भी एआईसीसी में बैठे लोग हैं वो लोग जिन बातों को कंसीडर करके टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रघुवीर मीणा जी कैपेबल नहीं थे, हो सकता वो भी कैपेबल है। हो सकता है कि रेशमा जी में स्क्रीनिंग कमेटी को और कुछ खूबी दिखी हो, या और कोई खासियत दिखी हो, या कोई और पैरामीटर्स हो जिनके आधार पर रेशमा जी को टिकट दिया गया है। तो ऐसा ये कहना बिल्कुल कतई उचित नहीं है कि रघुवीर मीणा जी उचित नहीं थे या रेशमा मीणा जी ज्यादा उचित थी। वो तो पार्टी बहुत सारे लेकिन पैरामीटर्स पर आपको नहीं देखती है, लगता और उन मीनाक्षी, पैरामीटर्स क्योंकि पर बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में यदि कंपेयर करके देखा जाए तो जो भी कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी बगावत दिखाई या नाराजगी दिखाई, तो बीजेपी अपने लोगों को मनाने में सफल रही है, वहीं कांग्रेस की कहीं ना कहीं एक नाराजगी जो है कांग्रेस नेताओं की अभी तक देखने को मिल रही है। नहीं, देखिए, देर सवेर वो भी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं और वो मान जाएंगे। वो कई बार हो सकता है कि टाइम ज्यादा लग जाए, और बीजेपी की टिकट पहले अनाउंस हो गई थी और इन लोगों ने पहले उन लोगों को जिन लोगों से जो भी नाराजगियां थी उनको दूर कर लिया है। तो हम लोगों के पास भी अभी समय है, और लेकिन समय बीजेपी रहते तो हम आरोप लोग भी लगा रही उनकी है नाराजगी। बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस तो गठबंधन का इंतजार कर रही थी, इस वजह से सूची देर से जारी करी। अब इनके आरोप लगाने का इनका तो कुछ हम इनके आरोपों का जवाब देने के लिए तो बिल्कुल भी जिसे कहते हैं कि लायबल नहीं है। और जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन हमारा जो लोकसभा चुनाव के लिए था, वो जो राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव होंगे उनमें गठबंधन होगा या नहीं होगा, उसका निर्णय बिल्कुल एक अलग तरीके से होगा। और वो निर्णय हुआ है यहाँ राजस्थान के अंदर। राजस्थान में हमने विधानसभा चुनाव में पहले भी गठबंधन नहीं किया था, लोकसभा चुनाव में क्योंकि पूरा एक इंडिया लेवल पे गठबंधन था तो हम लोग गठबंधन में गए थे, और अभी विधानसभा चुनाव में वापस हमने गठबंधन नहीं किया। तो शीर्ष नेतृत्व ने इसको सोच समझ के जो भी यहाँ की लोकल राजनीति की परिस्थितियां थी उसके आधार पर निर्णय लिया। चलिए एक बार और हम क्लोजिंग उस नोट ले निर्णय लेते हैं। जी मीनाक्षी, समय का थोड़ा सा अभाव है, क्लोजिंग नोट ले लेते हैं, क्या कुछ कहेंगी? नहीं, बिल्कुल जो भी आप कह रहे हैं कि जो नाराजगियां हैं वो नाराजगियां समय रहते दूर कर ली जाएंगी, और निश्चित रूप से हम एक जनता के लिए बेहतर चुनाव की उम्मीद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे लिए जो ये 7 जो चुनाव हैं, उपचुनाव हैं, इनमें कांग्रेस पार्टी को विजय मिलेगी, और हम इसके लिए हमारी रणनीति बिल्कुल पूरी पुख्ता रूप से तैयार है, और हमारी टीम पुख्ता रूप से तैयार है। क्या कुछ कहेंगे सुमित जी? क्लोजिंग नोट कम बिल्कुल, शब्दों में अभी कांग्रेस के क्लोजिंग नोट। प्रवक्ता महोदय ने कहा कि रणनीति तैयार है, और 2 मिनट पहले कह रहे थे कि रणनीति बन रही है। इन बातों को जनता बिल्कुल समझ रही है। इन्होंने टिकट वितरण में जो देरी करी, उसको आप देख करके देखिए कि डिसीजन भी नहीं ले पा रहे थे ये लोग
जब तो टिकट में देरी करी, और उसके बाद जो बगावत के सुर कांग्रेस में लगातार, वो जनता सब देख रही है। दूसरी ओर अगर विपक्ष, बिल्कुल हमारी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की बात करें, तो सत्ता में भजन लाल जी ने पिछले 10 महीने में विकास के कार्य करके दिए हैं। राजस्थान में चाहे से वो ईआरसीपी हो, चाहे वो आत्मनिर्भर बिजली की बात हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, जीरो टॉलरेंस नीति की बात हो, चाहे युवाओं के लिए हो, पेपर लीक की बात हो, सभी बातों को लेकर राजस्थान में हम विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और 7 सीटों पर निश्चित रूप से विजय का कारण भी यही होगा कि राजस्थान में पिछले 10 महीने में जो विकास हुआ है, और पिछले 5 सालों में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने जो गर्त में डाला था, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो जनता निश्चित रूप से पाएगी और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। हम एकजुट हैं और निश्चित रूप से 7 सीटें हम जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित, और साथ ही साथ मीनाक्षी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए आप लोगों से इजाजत लेंगे, जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल देखिए, राजस्थान में उपचुनाव होने जा रहे हैं, 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो नाराजगियां जिस तरीके से देखने को मिल रही हैं, इसका क्या कुछ परिणाम देखने को मिलेगा वो तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो लगातार बगावत के सुर तेज हैं, उसको किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस लगातार मिटाने की कोशिश करेगी, या फिर ये कहें कि किस तरीके से अपने नेताओं को मनाने की कोशिश करेगी, ये तो वक्त ही तय करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।